अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ मेजर इज़ माइन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो। और आप सबके कमेंट्स और आपकी प्यार भरी बातें मुझे आगे बढ़ने का हौसला देती हैं, वरना तो मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन कब की रुक चुकी है। और अगर मैं इस पर अभी तक काम कर रही हूँ तो सिर्फ आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच। और आज का पार्ट थोड़ा रोमांटिक होने वाला है, एडजस्ट कर लीजिएगा और डाइजेस्ट भी कर लीजिएगा। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और क्रेज़ी वाइफ भी जल्दी स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह 2-3 दिन तक। तो चले हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज थोड़ी सी रोमांटिक होने वाली है। प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ। वांग जी अपनी परेड के लिए एकदम रेडी था और 2 हफ्ते का टाइम तो जैसे गुजर ही चुका था। उसने अम्मी जान की इनविटेशन को भी एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वो बिल्कुल भी शान का सामना नहीं करना चाहता था। उसे पता था अगर वो उसके सामने गया तो वो फिर से वैसे ही पिघल जाएगा और उसका गुस्सा तो ख़त्म ही हो जाएगा। हमेशा ऐसे ही होता था। वो अपने दिमाग को कितना ही पढ़ाता लिखाता सिखाता था, लेकिन उसका दिल हमेशा ही उसके दिमाग को हिरा ही देता था। लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो ऐसे यूनिफॉर्म पहन के और रेडी हो चुका था और हसन उसके पास ही खड़ा था। ओहो! हमारे कैप्टन तो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हैं। हाँ, शुक्रिया। तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। वैसे तुम्हारे भैया आएंगे ना आज हमारी पासिंग आउट परेड में? उसने बस इतना ही बोला था। और तुम्हारे अम्मी अब्बू वो भी आ रहे हैं क्या? तुम मुझे उनसे मिलाओगे ना? हाँ, शायद। क्यों, तुम्हारी उनसे बात नहीं हुई क्या? नहीं, कुछ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से बात नहीं हुई। मुझे लगता है शायद वो आएँ और पता नहीं शायद ना ही आएँ, लेकिन उनका कन्फर्म है वो ज़रूर ही आएँगे। ओह! मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा वांग जी। उसने एकदम से वांग जी को हग ही कर लिया था और वांग जी ने भी उससे। हाँ, मैं भी। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और यहाँ मुझे कभी किसी की कमी महसूस नहीं हुई। तुम सबसे अच्छे हो और मेरे लिए मेरे भाई की तरह हो। मैं हमेशा तुम्हें याद रखूँगा और मैं ज़रूर तुमसे मिलने भी आया करूँगा, तुम्हें भी वहाँ पे बुलाऊँगा। तुम आओगे ना? हाँ, ज़रूर, तुम्हारी शादी पे ज़रूर आऊँगा जब कभी तुम शादी करोगी। और नेक्स्ट मंथ मेरी भी शादी हो रही है, तुम आओगे ना? हसन ने उसे इनवाइट ही कर लिया था। हाँ, शायद आ ही जाऊँ, इतनी जल्दी कैसे आऊँगा? और तुम कब शादी कर रहे हो? मैं? वांग जी अब एकदम से चुप ही हो गया, उसे क्या ही बताता कि वो तो कब का शादी कर चुका है और शादी करने के बाद ही तो यहाँ पे आया है। हसन तो उसे एक नॉर्मल लड़का ही समझता है, जो यहाँ से जाते ही किसी लड़की से शादी करेगा। उसे क्या ही पता हो कि वांग जी बेचारा खुद किसी की वाइफ है। हाँ, मैं भी जल्दी कर लूँगा, डोंट वरी। फ़िलहाल मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहता। उसने बस इतना ही बोला था और अब वो फिर दोबारा से अपनी तैयारी में बिज़ी हो गया था। परेड का टाइम सुबह 10 बजे गई था और आज 23 मार्च था, इसलिए आज उन सब को स्वार्ड्स भी मिलने वाले थे और कुछ को तो मेडल्स भी मिलने वाले थे। और वांग जी कितना ज़्यादा ही एक्साइटेड था। आज फाइनली वो सब कुछ अचीव कर चुका है जो वो करना चाहता था। क्या हुआ जो वो लैंड फोर्सेस में नहीं जा सका, वो अब जहाज़ ही उड़ाएगा। और वो शियान, हाँ, वो ज़मीन पे ही रेंगता रहेगा, इधर से उधर बस दौड़ता भागता रहेगा, मिट्टी में लथपथ। और वांग जी, वो तो एक शाहीन है जो के पास हवाओं में उड़ता फिरेगा। और उसने यहाँ पे आके कितनी ज़्यादा ही उर्दू सीख ली थी और अब उसकी उर्दू जो कि अच्छी खासी हो चुकी थी। और उसने कितने सारे यहाँ के एंथम भी याद कर लिए थे और वो खुद को एक शाहीन ही समझता था। हाँ, एक ईगल जो किसी से नहीं डरता और जो बस ऊंचाइयों में उड़ता ही फिरता है। और अब वांजी भी एक ईगल ही था जो कि उस ज़मीन पर चलने वाले खरगोश को कभी भी उचक के उठा के फेंक देगा। उसने जैसे खुद अपनी सोच पे थोड़ा सा स्माइल किया था। वो ग्राउंड में पहुंच चुके थे और अपना सामान भी उसने रेडी कर लिया था। वो यहाँ से डायरेक्टली अब वापस ही जाने वाला था अम्मी जान के घर में लाहौर। और अब वो ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ी देर वेट करने के बाद ही ग्राउंड में पहुंच चुके थे। परेड स्टार्ट हो चुकी थी और सब सोल्जर्स की फैमिली भी तो वहाँ पे थी जो उनको चीयर अप कर रही थी। और वांग जी, वो भी सब के साथ ही था, उसके जितने भी साथी उसके साथ आए थे सब कहीं ना कहीं पहुँच ही चुके थे। कोई नेवी में था तो कोई लैंड फोर्सेस में ही था। और वांग जी और हसन वो तो एयरफोर्स में ही आए थे ना। जिली भी दूसरे सेक्शन में ही था। अब उनकी परेड हो ही रही थी और
वो सब कैसे एक ही सिंक में बैंड की साउंड के साथ बस चले जा रहे थे, एक सैल्यूट करते हुए। और उन सब की आंखों में कितनी ज़्यादा खुशी थी और उनकी फैमिलीज़ की आंखों में उनके लिए प्राउड। और वांगजी ने देख ही लिया था, वहाँ पे इतने सारे लोगों के बीच में होशियार भी था जो कि बिल्कुल एक जगह पे टिक के बैठा नहीं हुआ था, बल्कि वो तो बस खड़े हो के उसका नाम पुकारे जा रहा था। हे मेरा बोबो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये बोबो तुमने कहा दिखाया, वो इतना ज़्यादा खुश लग रहा था। वांगजी ने कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्यों दे वो इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स, बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता ये। फाइनली सब हो चुका था और अब वो अपने अपने मेडल से लेने वाले थे। वांगजी को एक ऑनरी स्वॉर्ड भी मिली थी और साथ में मेडल भी। और अब वो कैप्टन वांगजी बन ही चुका था। वो सबको थैंक्स बोल रहा था और उसने एक छोटी सी स्पीच भी दी थी बाकी सब लोगों की तरह। और अब वो सबसे मिल रहा था अपने साथियों से, उनको बाय बोल रहा था और वो इमोशनल भी हो रहा था। उनके साथ इतना टाइम गुजारने के बाद अब वो उन्हें छोड़ते हुए दुखी था, लेकिन कभी ना कभी तो हमें किसी ना किसी को छोड़ना ही पड़ता है। और जब पुराने लोग जाएंगे तो ज़िंदगी में नए लोग आएंगे ना। और वो सबके नंबर्स जानता था, सबको वो कॉल करेगा और किसी को भूलेगा नहीं। वो बस ऐसे ही उनको बाय बोल गया, साइड पे जा रहा था कि वो शान ने एकदम से आगे आके उसे आगे खा लिया। कहाँ जा रहे हो तुम बोबो, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। उसने एकदम से उससे जैसे गले से ही लगा लिया था, उससे वो छोड़ ही नहीं रहा था। और फिर कर्टसी की खातिर से वांगजी को भी उसे बैक हग करना ही पड़ा था। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू क्यों बोले जा रहे हो मेरी प्यारी वाइफ, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुमने बहुत अच्छे से देखो खुद का ख्याल रखा और तुम कितने हैंडसम हो गए हो, कितनी हेल्दी हो गए हो। हाँ, क्या बोलती है अम्मी जान, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो। वो कितने प्यार से बोल रहा था और उसने वांगजी के फोरहेड पे किसी काट डाली थी। हाँ, लेकिन उससे पहले उसकी कैप उतार ही फेंकी थी। ओ मेरी कैप वापस करें, मैंने बहुत मेहनत से कमाई है ये। अरे कोई कहीं नहीं लेके जा रहा, मैं मेरे पास है, ये देखो। उसने दोबारा से उसे पहना दी थी और अब वो उसे सर से लेके पाँव तक देख ही रहा था। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत ज़्यादा ही अच्छे, एकदम किसी सोल्जर की तरह। किसी सोल्जर की तरह क्या होता है? मैं सोल्जर ही हूँ। और क्या, सिर्फ आप ही यूनिफॉर्म में हैंडसम लग सकते हो, मैं नहीं लग सकता क्या? हम्म ओह, तो मैं यूनिफॉर्म में हैंडसम लगता हूँ तो तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। होशियार ने उसे आँख ही मारी थी और वो एकदम अब जल्दी से बोलने पे चुप ही हो गया। हाँ, ये ज़ुबान जो कि हड्डी के बिना होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही चलती है और कभी कभी हड्डियाँ तुड़वा भी देती है। और उसकी ज़ुबान जो काफ़ी ज़्यादा ही चलती थी, अब उसे थोड़ा संभल के चलना पड़ना था। चलो चलते हैं, हमें ट्रेन में जाना है ना, फिर अम्मी जान वेट कर रही होंगी, वो कब से कॉल किए जा रही हैं। मैं तुम्हारा सामान ले लेता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे हाथ हैं, मैं ले सकता हूँ। चलो, मनहूस कहेंगी, तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम क्यों ही लोगे। वो आगे चल रहा था और उसने उसका बैग भी ले लिया। वो एक नहीं बल्कि दो ही बैग थे और उसने दोनों हाथों से पकड़ लिए। वो किसी कूली की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था और वांगजी जो कि अब थोड़ा सा टशन दिखा ही रहा था, और क्यों ना ही दिखाए। हाँ, वो कैप्टन वांगजी बन चुका है, पायलट है वो, तो उसे टशन तो दिखाने ही थे। वो अब रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे और ट्रेन में सवार ही हो रहे थे। और वो पहली बार ही ट्रेन में जा रहा था। ये कितना ज़्यादा शोर कर रही है, उसने इरिटेट होकर बोला था। हाँ, अब तुम हवाओं में उड़ने वाले ज़मीन पर चलने वाली चीज़ों से इरिटेट तो हो गई ना। हाँ, तो इसमें कोई शक है क्या, नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ ज़रूर हो, तुम तो डिज़र्व करते हो। वो शियान का मुंह कितना ही अच्छा था और वो कैसे ही प्यार से बोबो की तरफ देख रहा था। लेकिन अब बोबो तो उसके झांसे में आने वाला है ही नहीं। उसको पता है कि ये वो शियान कितना ज़्यादा ठरकी और फ्लर्टी बंद है। इससे जितना ज़्यादा सीरियस रह के बात की जाए उतना ही अच्छा है। मम्मी पापा क्यों नहीं आए? तुमने तो बोला था उनको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने बोल दिया कि आपका प्यारा बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है, वो नहीं चाहता आप थकें। और वैसे भी मैं हूँ ना, मैं उसे एकदम सिंगल पीस में आपके सामने ले ही आऊँगा। तो वो मान गए, आपने उनको आने से रोक दिया। ओह हेलो, मैंने रोका नहीं है, तुमने खुद ही रोका था। उसने एकदम से जैसे उसको ठीक किया था और थोड़ी देर बाद इसे ही, लेकिन अब वो लाहौर पहुँच ही चुके थे। अम्मी जान का घर ढूंढने में उन्हें थोड़ी सी परेशानी तो हुई थी, लेकिन फाइनली वो मिल ही चुका था। ये अम्मी जान का घर था, उतना बड़ा नहीं था लेकिन अच्छा खासा ही था। अम्मी जान के बच्चों ने
थोड़ी बहुत तरक्की कर ही ली थी। वो अपने बाप की तरह थे और वो भी तो बाहर ही चले गए थे अब्रॉड में कमाने के लिए। और उनका घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं लेकिन अच्छा खासा ही था और वांग जी को काफ़ी अच्छा ही लगा था। छोटा था, साफ-सुथरा भी था और क्या चाहिए। अम्मी जान उन दोनों को पास गले लगा के मिल रही थी और वो कितना ज़्यादा खुश थी वांग जी को ऐसे यूनिफ़ॉर्म में देख के। और अम्मी जान के साथ उनके हस्बैंड भी थे, जो कि बार-बार बस बोबो को थैंक यू बोले जा रहे थे। इट्स ओके कोई बात नहीं अंकल। अरे अंकल क्यों बोले जा रहे हो? मैं भी तो तुम्हारे पापा की तरह हूँ। अब क्या मैं आपको अप्पू जान बोलूँ? उसने एकदम स्माइल करके बोला था और वो भी स्माइल ही करने लगे थे। चलो तुम अंकल ही बोलो कोई बात नहीं है। तुम्हारी वजह से मुझे मेरी वाइफ वापस मिली और अगर तुम लोग ना होते तो पता नहीं इसका क्या ही होता। तुमने दूसरे मुल्क में इसका ख्याल रखा, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और सच बोलूँ तो हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी और मुझे लगा शायद ये कहीं गुम हो गई है या शायद मारी गई है, लेकिन तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। इट्स ओके अंकल, कोई बात नहीं है। वैसे भी मैंने ये सब अकेले नहीं किया। मेरा दोस्त हसन है ना, उसका भाई पुलिस में है और हमने सब ने मिलकर ये सब किया है। वो सारा क्रेडिट खुद क्यों ही ले जब उसने अकेले कुछ किया ही नहीं था। अरे बेटा, ये तो बस तुम्हारा ही कर्टसी है जो तुम ऐसे ही बोले जा रहे हो। वो अंदर बैठे बातें खा रहे थे और वो शान देख रहा था। वांग जी कैसे हिसाब से अच्छे से बात कर रहा है। आंटी के दोनों बेटे जो उनसे मिल रहे थे और वो कितना ही ज़्यादा खुश हो रहे थे और उनकी बहुएं भी थीं। एक बहू जो कि प्रेग्नेंट ही थी और वो कितना ज़्यादा शर्मा ही रही थी और वांग जी ने बस ऐसे ही उसको हाय हेलो ही बोल दिया। अरे आप ऐसे शर्मा क्यों रही हैं? आप बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह हैं। हाँ बिल्कुल, आप हमारी बहन की जैसी हैं। वो शान ने भी बोला था और थोड़ी देर के बाद वो सब तो ऐसी बातें कर रहे थे जैसे वो कब के ही एक दूसरे को जानते हैं और ये सब कुछ आमना भी की वजह से ही था जिन्होंने सबको बताया था वो शान और बोबो के बारे में। हाँ बस यही नहीं बताया था कि उन दोनों की आपस में शादी हो चुकी है और उन सब के लिए वो शान और बोबो आपस में भाई भाई थे और अब आंटी डिनर ही लगा रही थी और सबको उन्होंने बुला ही लिया था और कोई चेयर मिली नहीं थी तो वांग जी को वशियान की साइड वाली चेयर पे ही बैठना पड़ा था। और वशियान जो बार बार उससे बस स्मग करके देख ही रहा था और वांग जी ने उससे कोई भी घास नहीं डाली थी। वो सब ऐसे खाना खा रहे थे और वशियान की शरारती राग फिर से ही भड़कने लगी थी। वो ऐसे ही वांग जी के साथ बैठा अब अपने राइट हैंड से उसके लेफ्ट हैंड को पकड़ ही चुका था और उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो टेबल के नीचे ये सब खा रहा था और वांग जी ने ऊपर से उससे गुस्से से घूर के देखा, लेकिन वो इतने लोगों के बीच में क्या ही कह सकता था। अरे भैया, आप क्या लेफ्ट हैंड से खाते हो? ये कोई और नहीं बल्कि आमना भी की छोटी बहू थी जो कि प्रेग्नेंट थी। हाँ, हम बस मुझे ऐसे ही आदत है। उसने जल्दी से अपनी हँसी को छुपाया था और बोबो उसकी तरफ देख ही रहा था। बोबो तो राइट हैंड से खा रहा था लेकिन उशियान वो तो अपना राइट हैंड कहीं और ही लेके जा रहा था और बोबो ने मुश्किल से सही एकदम अपने हाथ को छुड़ा ही लिया था और उसके हाथ का झटका लगने की वजह से थोड़ी सी तई जो उसके ऊपर ही गिर गई थी। अरे बोबो, क्या ही करते हो? मुझे लगता है तुम खाने की तमीज़ ही भूल गए हो। वो शियान एकदम से परेशान हुआ था और उसने जल्दी से टिश्यू लेके कैसे ही उसकी शर्ट के ऊपर लगे हुए उस तई के दाग को साफ करने की कोशिश की थी और वो शर्ट के साथ साथ कुछ और भी टच किए जा रहा था। मैं कर सकता हूँ, थैंक यू सो मच। अरे तुम क्यों करोगे? मैं हूँ ना। अरे वाह वाह, देखो दोनों भाइयों में कितना ही प्यार है, आमना बी के बेटे ने बोला था और वांग जी ने बस थोड़ा सा स्माइल किया था। वो शियान फिर से अब दोबारा से बिजी हो चुका था और अब की बार वांग जी ने अपना हाथ ऊपर ही रखा था लेकिन वो शियान उसे छोड़ने वाला कहाँ ही था। अब की बार उसका हाथ कहीं और नहीं बल्कि वांग जी की थाइस पे ही यहाँ से वहाँ मूव हो ही रहा था और अब की बार वांग जी भी थोड़ा हॉट ही फील कर रहा था। उसे कैसे एकदम से पसीना ही आए जा रहा था। वो कैसे इसको रोके? अरे क्या हो गया, आपको गर्मी लग रही है क्या? आमना बी के छोटे बेटे ने पूछा था। हाँ हाँ भैया, गर्मी नहीं, बस वैसे ही थोड़ी सी लग रही है। उसने जल्दी से अपनी शर्मिंदगी छुपाई थी। अरे वो तुम्हें गर्मी लग रही है? ये लो पानी पियो, जूस पियो ना तुम। देखो अम्मी जान ने कितना अच्छा जूस बनाया है। वो उसे पिला रहा था अपने ही लेफ्ट हैंड से।
हाँ, थैंक यू। बेचारा बोबो अब बीच में बुरी तरह ही फँसा हुआ था, वो किसी को बता भी नहीं सकता था और उसे रोक भी नहीं सकता था। और वो श्यान जो कि इतने सालों बाद अपनी वाइफ़ को ऐसे देख के जैसे आउट ऑफ कंट्रोल ही हुआ जा रहा था। डिनर हो चुका था और उसके बाद आमना बी ने उनके लिए चाय भी बनाई थी। वो चाय पी चुके थे और अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, वो सोएँगे कहाँ पे? अम्मी जान मुझे काफ़ी ज़्यादा थकन हो रही है, मैं कहाँ सोऊँ? वांगची ने बस ऐसे ही पूछ ही लिया था और वो शियान बस नीचे मुँह करके स्माइल ही किए जा रहा था। हाँ, मैंने इंतज़ाम किया है ना, बेटा माफ़ करना हमारे घर में इतने ज़्यादा कमरे नहीं हैं, मैं तुम लोगों को अलग नहीं सुला सकती। तो? तो क्या? हमारे घर में गेस्ट रूम है ना, वहाँ पे अटैच बाथ भी है, तुम दोनों वहाँ पे रह सकते हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इनके साथ एक कमरे में कैसे रहूँगा? अरे क्यों नहीं रह सकते तुम? अम्मी जान देखे ना ये क्या ही बोल रहे हैं। तुम पहले भी तो मेरे साथ कितनी बार रह चुके हो, याद नहीं है ना तुम्हें? बहुत ज़्यादा भूल जाते हो तुम। हाँ, अपने नन्हे से दिमाग पे कितना ही ज़ोर डालोगे तुम। तो मैं रेडी करवा दूँ? हाँ, हाँ, बिल्कुल करवा दें। और हाँ, अम्मी जान मुझे ना सोने से पहले थोड़ा दूध पी के सोने की आदत है, तो क्या मुझे मिल जाएगा? वो शियान कैसे-कैसे बेतकल्फ़ी से बोल रहा था और वांगजी ने उसे गुस्से से घूर के देखा था। अरे हाँ, क्यों नहीं? वैसे भी तुम्हें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। अम्मी जान भी उसकी बातें समझ रही थी और वो कैसे छुपा के सही लेकिन थोड़ी-थोड़ी हँसी रही थी और वांगजी को अम्मी जान के भी ऊपर अब गुस्सा ही आ रहा था। हाँ, ये अम्मी जान ही थी जिन्होंने पहली दफ़ा उसकी सुहागरात अरेंज की थी और अब वो क्या ही करने वाली हैं। अम्मी जान, आप मुझे यहाँ पे ना कंबल ला के दे दें, मैं यहाँ पे सो जाऊँगा, ये सोफ़ा बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पे फिट आ जाऊँगा। अरे नहीं, क्यों सोओगे तुम? वैसे भी तुम हमारे मेहमान हो, ऐसे कैसे? तुम वहाँ पे सोओगे अपने भाई के साथ। आमना बी के बड़े बेटे ने जैसे बात ही खत्म कर दी थी और वांगजी अब चुपचाप उठ के गेस्ट रूम में जाने वाला था। और थोड़ी देर के बाद से आमना भी उन दोनों के लिए दूध भी ले आई थी। मेरे लिए नहीं, मैंने तो नहीं पीना, मैं नहीं पीता। अरे क्यों नहीं पियोगे? तुम्हें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ना। वो बोल रही थी और वांगजी को जाने क्यों ही उनकी बातें डबल मीनिंग वाली लग रही थी। मुझे क्यों ही इसकी ज़रूरत है अम्मी जान? अरे तुम वॉची हो, तुम देखो कितना ज़्यादा काम करते हो, तुमने इतना ज़्यादा पढ़ा है, इतनी तुमने ट्रेनिंग की है, तो ऐसे कैसे ही रहोगे? मैं नहीं चाहती तुम्हारी अम्मा बोले कि हाँ, मेरे बेटे को ऐसे ही भेज दिया, दूध तक पिला के नहीं भेजा। ओके, ठीक है, रखते हैं, थैंक यू सो मच। उसने बोल दिया था और अब वो बेड पे जाके लेट ही चुका था। वहाँ पे बड़ा-सा ब्लैंकेट था और उसने अपनी साइड पे वो ले लिया था। हाँ, अभी मार्च था, थोड़ा-थोड़ा पंखा भी तो चल ही रहा था, लेकिन फिर भी उसे बच-बच के रहना है और थोड़ी देर बाद ही सही, वो शियान भी वहाँ पे पहुँच ही चुका था। माय प्यारी सी वाइफ़, क्या कर रहे हो तुम? अपनी उर्दू को ज़रा सही करें, या उर्दू बोल लें या इंग्लिश बोल लें या चाइनीज़ बोल लें। और मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सोने लगा हूँ और शरीफ लोग इस वक़्त सोते हैं। अच्छा, मुझे क्या पता होगा शरीफ लोग कौन है, कहाँ पे रहते हैं? मैं तो नहीं सोता और आज तो बिल्कुल भी सोने का मूड नहीं है मेरा। वो एकदम उसके पास आके जैसे गिर ही गया था और वो कैसे अब ठरकी-ठरकी सा ही लग रहा था। हाँ, तो नहीं सोना तो जाएँ, जो करना है वो करें, मुझे सोने दें। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मैं एक शरीफ लड़का हूँ, मैं जल्दी सो जाता हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा शरीफ हो तुम? जी, बिल्कुल हूँ। चलो सही है शरीफ आदमी। पीछे आओ, मुझे थोड़ा दूध पी लेने दो। उसने अपना गिलास उठाया था और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता ही सही लेकिन उसकी तरफ देख के वो एक-एक घूँट पी ही रहा था और वांगजी बस उसे गुस्से से ही देख रहा था। क्या है? तुम नहीं पियोगे क्या? नो, मेरा दिल नहीं है। ओके, ठीक है, वैसे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और अम्मी जान ने पता नहीं क्या कुछ ही डाल दिया इसमें। बहुत ही मज़े का है ये तो। ऐसा तो कभी मैंने वहाँ पे चाइना में भी नहीं पिया था। बहुत अच्छा है। वो वैसे ही पी रहा था और वो पीते-पीते ही सही लेकिन उसे फिर से घूर-घूर के देख ही रहा था और आज उसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे वांगजी को। वो अपना ग्लास ख़त्म करके अब दूसरा ग्लास भी उठा ही रहा था। हाँ, तुमने सही बोला, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मत पियो। वैसे भी मुझे इसकी ज़्यादा ही ज़रूरत है। मुझे ज़्यादा मेहनत जो करनी है तो मैं ही पीऊँगा ना।
इधर दें, वापस करें, मेरा दूध पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने उठ के जल्दी से गिलास छीन लिया था। हाँ, अगर ये दूध पी गया, इस दूध में कुछ हुआ और उसने दोबारा से उसके साथ कुछ कहा दिया तो बेचारा वांगजी क्या ही करेगा। अरे, पागल हो गए हो क्या तुम बोबो? जो तुम्हारे मुँह में आ रहा है बोले जा रहे हो। मैं तुम्हारा दूध क्यों पीऊँगा? वो तो मेरे बच्चे पिएँगे ना। उसने बोला था और बोबो तो जैसे एकदम से पूरा का पूरा डैडी पार गया था। यू आप कुछ ज़्यादा ही ठरकी हो रहे हो। ज़रा अपनी उम्र का लिहाज़ करें। अरे उम्र का लिहाज़ ही तो कर रहा हूँ, इसीलिए तो सोच रहा हूँ। आप हमारे बच्चे हो ही जाने चाहिए। देखो तो पूरे 33 का हो गया हूँ मैं, बूढ़ा हो रहा हूँ। हाँ, तो जाएँ अपने लिए कोई बूटी ढूँढ लें। मेरे साथ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? वो अब गुस्से से बोल के दूध पीने में बिज़ी हो गया था। नहीं, जब मेरे पास इतनी जवान, इतनी प्यारी, इतनी हेल्दी हड्डी-कट्टी बीवी है तो मैं क्यों ही किसी की तरफ देखूँगा। बोबो ने जल्दी से दूध पी लिया था और अब वो दोबारा से कंबल के अंदर छुपने ही वाला था। हे बोबो, क्या कर रहे हो तुम? बोबो नहीं, कैप्टन वांची और मैं सोने लगा हूँ। अब आपने कुछ भी ऐसा-वैसा किया तो मैं शोर ही मचा दूँगा। अरे वाह! शर्म तो नहीं आएगी तुम्हें? इतने बड़े हो गए हो, हैं? पूरे 23 के हो गए हो और इसके बाद तुम अपने हस्बैंड से बचने के लिए शोर मचाओगे और जब तुम शोर मचाओगे तो क्या ही बोलोगे? कि तुम्हारा भाई तुम्हारा रेप कर रहा है? ओह माय गॉड! अम्मी जान और वो तुम्हारे नए-नए बने हुए भाईजान और तुम्हारे वो नए-नए बने अब्बू और वो तुम्हारी नई-नई भाभियाँ क्या ही सोचेंगी? हाय! मैं क्या ही करूँगा? फिर तुम मेरी इंसल्ट करवा दोगे। तुम ये चाहते हो मैं ज़लील हो जाऊँ? हाँ, तुम मेरी चाहते हो इंसल्ट हो जाए? वो कैसे मासूमियत से बोल रहा था और वांगजी फिर से चुप ही हो गया। हाँ, वो कितना भी नाराज़ हो, कितना भी गुस्सा हो, लेकिन वो शियान की इज़्ज़त खराब हो वो तो कभी भी नहीं चाहेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, लेकिन आप भी अपनी हाथ में रहो, चुप करके सो जाएँ। ये मेरी जगह है, वो आपकी जगह है और मैं कोई भी वीक नहीं हूँ, समझ आई आपको? मैं बस आपका लिहाज़ कर रहा हूँ, आप बड़े हैं तो इसलिए। अरे वाह! मैं बड़ा हूँ तो थोड़ा और लिहाज़ कर लो ना, मैं तुम्हारा हस्बैंड भी तो हूँ ना। चलो ना, वैसे भी तुम तो वाइफ़ हो ना, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। मैं कोई वाइफ़ नहीं हूँ, समझ आई आपको? मैं एक सोल्जर हूँ और मैं कोई भी आपसे कम नहीं हूँ। जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। आप लड़की हो तो मैं भी लड़का हूँ, आप फ़ौजी हो तो मैं भी फ़ौजी हूँ और इनफैक्ट आपसे कहीं ज़्यादा मैं बड़ा फ़ौजी हूँ। समझ आई आपको? हाँ, आप क्या करते हो? ज़मीन पे बस इधर से उधर मिट्टी में लोट-पोट होते हो और अपने साथ दूसरों को भी करते हो और मैं तो पाक फ़िज़ाइया का शाहीन और मैं तो बस हवाओं में उड़ता हूँ। आप मेरे मुकाबले कहाँ से कर सकते हैं? और कैसे प्राउडली बोल रहा था और विशान उसको देख ही रहा था। अरे वाह! मेरे जैसे हो। हुँ, मेरे जैसे हो। ज़रा दिखाना कहाँ-कहाँ से मेरे जैसे हो। दूर है मुझसे, कोई ज़रूरत नहीं है और अब मैं कोई वो डरपोक-सा वांझी नहीं हूँ जो ऐसे डर के एकदम से चुप ही हो जाऊँगा। मैं आपसे फ़ाइट कर सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जानते हैं मेरे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? बताओ ज़रा, जल्दी से बताओ। मेरे पास ब्लैक बेल्ट है कराटे में, मैं बॉक्सिंग चैंपियन भी हूँ और हॉर्स राइडिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे और निशाना मेरा अब सबसे अच्छा हो चुका है और मैं सिर्फ ज़मीन पे नहीं बल्कि हवा पे जाके भी आपको अच्छे से फायर कर सकता हूँ। अरे बाप रे! मैं तो डर गया अपनी इस वाइफ़ से जो कि कुछ ज़्यादा ही बहादुर हो चुकी है। तो मेरी प्यारी वाइफ़, मैं तुम्हें बता दूँ, तुम चाहे जितने भी बड़े हो जाओ, जितने भी कुछ कर लो, मेरा हाथ कुछ तुम्हारे से बड़ा ही रहेगा। समझ गए? मैं ऐज में, हाइट में, लेंथ में, वेट में, रैंक में, हर चीज़ में तुमसे बड़ा हूँ। समझ गए? हाँ, तो बड़े होंगे, मैं क्या करूँ? हाँ, तो बस बड़े को उसका हक दो। समझ गए तुम? और अब कोई चूँ-चढ़ाव नहीं, कोई लड़ाई नहीं। वो शियान ने एकदम से जैसे वांगजी को पकड़ ही लिया था उसके दोनों हाथों से और वो उसके करीब होके उसे किसी करने वाला था। पीछे हो जाएँ, मैं कह रहा हूँ पीछे हो जाएँ, मैं आपको नहीं तो मारूँगा। अभी मैंने एक टाँग मारनी है ना, आप पीछे गिर जाएँगे। अच्छा, मार के दिखाओ, ज़रा मैं भी देखूँ कितनी ताकत है तुम में। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अरे वाह! दिखाओ तो सही ना, कहाँ-कहाँ पे ताकत है तुम्हारे पास, मुझे भी तो पता चले। वांगजी उससे अब किक करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो शान अपनी लंबी टाँगों में उसे जकड़ ही चुका था और वांगजी के हिलने की तो सारी चीज़ें बस ख़त्म ही हो चुकी थीं। ओह! ख़त्म हो गई तुम्हारी ताकत? वाओ! बस यही कुछ सीखा है तुमने इन 5.5 सालों में।
हाँ, पीछे हो जाएँ। वो एकदम जैसे फिर से किसी बकरी की तरह ही बोल रहा था। नहीं होऊँगा मैं पीछे। मैंने तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा वेट किया है, कितना ज़्यादा ही, 5.5 साल का। मैं अब तुम्हारे से दूर नहीं रह सकता। तुम मेरी वाइफ़ हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस रहने दें, कोई प्यार नहीं करते। ये बस आपके ड्रामे हैं। आप बस मेरी बॉडी चाहते हैं और कुछ भी नहीं। वांग जी को फिर से अब रोना ही आने लगा था, लेकिन वो रोएगा नहीं। वो क्यों ही रोए? हाँ, वो कैप्टन वांग जी होके बिल्कुल क्यों ही रोए? रोना मत बोबो। आई एम सॉरी। तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें पहले ही कहना चाहता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ बोबो। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया, लेकिन मुझे करना पड़ा था। अगर मैं नहीं करता तो तुम हमेशा मेरे अंडर ही रहते। तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर मैं गुस्सा नहीं करता, तुम्हारे साथ वो बुरे से बिहेव नहीं करता, तो तुम आज यहाँ पे नहीं होते। तो उसके बाद भी क्या हो गया? मैं कैप्टन बन के भी, पायलट बन के भी कहाँ पे हूँ? आपके नीचे ही हूँ ना अभी भी। हाँ, वो तो तुम्हें होना ही है, वाइफ होना मेरी। तुम भी मुझे चाहते हो ना? तुमने भी इतने साल मेरे लिए इंतज़ार किया है ना? मुझे पेन होता है, प्लीज़ दूर हो जाए। नहीं होगा, मैं नहीं करने दूँगा कुछ भी तुम्हें, और मैं दूर भी नहीं होऊँगा। वो शान बोल रहा था और वाघ जी अब जैसे चुप ही हो गया। वो इसके साथ ना तो लड़ाई कर सकता है, ना इससे पीछे धकेल ही सकता है। और वो शान ने देख लिया था वांग जी ने सरेंडर कर ही दिया है, और अगर वो शोर मचाएगा तो किसकी इंसल्ट होगी? उसकी और वो शान दोनों की। और अम्मी जान के अलावा बाकी सब तो नहीं ना जानते उनके बीच में क्या ही रिलेशन है। वो शान अब प्यार से उसके लिप्स को जैसे आहिस्ता आहिस्ता किस ही कर रहा था, और वांग जी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे किस नहीं करोगे? वांग जी पास ऐसे ही था। वो इतनी जल्दी क्यों ही इसको माफ़ करे? वो शान ने पास वैसे ही उसे किस करना जारी रखा था। वो अब वांग जी को फोर्स तो नहीं कर सकता कि वो भी उससे वैसे ही रिस्पॉन्स दे जैसा वो चाहता है। और किस करते करते ही सही, वो अब उसकी शर्ट के बटन भी खोल रहा था। वांग जी ने उसको दूर करना चाहा था, लेकिन वो शान आज भी उससे ज़्यादा ही पावरफुल था। उसने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से जकड़ रखा था, और अब वांग जी पूरा का पूरा उसके कब्जे में ही था। मॉन्स्टर कहीं का। उसने बस इतना ही बोला था। हाँ, ये मॉन्स्टर तुम्हारा ही है, जैसा भी है, और तुम्हें मैंने बोला था मैं ऐसा ही हूँ। ये तुम्हारा फैसला था, तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्या तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते? बोलो। मुशियान ने बोल के फिर दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर ही दिया था। वो उसकी शर्ट के सारे बटन खोल ही चुका था, और फिर उसने उसके नेक पे भी किसेस करना शुरू कर दी थी, और वांजी पास आप गहरे गहरे सांस ही ले रहा था। और वो बहुत जल्दी पिघल जाता है, बहुत जल्दी उसका कंट्रोल बहुत जल्दी छूट जाता है। वो ऐसे ही अब सांस ले रहा था, और साथ में उसकी मॉर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी थी, और ये पहली बार था जब वो ये सब कर रहा था, और उसे कितनी ज़्यादा शर्म आ रही थी। ओह! मेरी प्यारी वाइफ़, खुद को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप को खुल के जीने दो। अपनी फीलिंग्स को रोको मत। मैं जानता हूँ, तुम भी ये चाहते हो, है ना? चाहते हो ना मुझे तुम? वो शान उसकी तरफ देख के बोल रहा था, और वांग जी को पता ही नहीं चला कैसे उसका सर हाँ में हिल गया था। वो शान ने कैसे एक बड़ी सी स्माइल करके उसकी तरफ देखा था। मैं जानता था तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम कभी भी मुझे इनकार नहीं करोगे। आई लव यू। आई लव यू सो मच माई लिटिल वाइफ बोबो। वो ऐसे ही उससे बातें करते करते उसको अनड्रेस कर ही चुका था, और उसने फिर एकदम से वांग जी की बॉडी की तरफ ही देखा था, और वांग जी को कितना ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था। ओह, आई एम सरप्राइज्ड। तुम सच में बड़े हो चुके हो। हाँ, क्या मतलब? हाँ, सब कुछ ही बड़ा हो चुका है, लेकिन जितना भी बड़ा हो जाए, मुझसे बड़ा तो बिल्कुल नहीं होगा। शेमलेस, बहुत ज़्यादा शेमलेस हो आप। हाँ, वो तो हूँ मैं, कोई शक नहीं है इसमें।
और सिर्फ तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं। ईशान बोल रहा था और उसने दोबारा से वांगजी की बॉडी पे किसेस करना शुरू कर दी थी और वांगजी की आवाज़ें जो पहले कितनी लो थी अब एकदम से लाउड ही होने लगी। ज़रा आहिस्ता बोलो, अम्मी जान सुन के क्या ही सोचेंगी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझसे मुझसे नहीं हो रहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। ओहो, नहीं छोड़ सकता, चलो इसका हाल भी मैं निकाल ही लेता हूँ। होशियार ने एकदम से अपना मोबाइल निकाला था और उसके ऊपर कोई सॉन्ग ही लगा दिया था, वो भी ऊंची आवाज़ से। और अब सबको दूसरे कमरे में ही सही लेकिन उसकी आवाज़ें आ रही थी। अरे ये आधी रात को गाने सुनते हैं क्या दोनों भाई? आंटी के हस्बैंड उनसे पूछ ही रहे थे। हाँ, आदत है उन्हें, आप सो जाएं, वैसे भी जवान बच्चे हैं ना, म्यूज़िक वगैरह सुनते ही होंगे। और हमारे मेहमान हैं, हम उन्हें क्या ही बोले। हाँ ठीक है, ठीक है। वो सो गए थे और आमना भी ने जल्दी से मुंह दूसरी तरफ इखाड़ लिया। उन्हें साफ पता था अंदर क्या ही हो रहा होगा। एकदम से होशियार ने अब अपने आप को भी अनड्रेस करना शुरू कर दिया था और वांगजी के ऐसे ही आप शर्म से अपनी आंखें बांधी करके रह गया था। होशियार ने एकदम से दोबारा से उसके करीब हुआ था और अब वांगजी जो बिल्कुल ठंडा ही पड़ चुका था। इतने ठंडे हो चुके हो, बट डोंट वरी, मैं अभी तुम्हें गर्म कर देता हूँ। होशियार ने फिर से स्मग करके उसकी तरफ देखा था और वांगजी अब कुछ भी नहीं बोलने वाला था, वो कुछ बोलने के काबिल भी नहीं है। होशियार दोबारा से उसे उसकी सारी बॉडी पे जैसे किसी से किए जा रहा था और वांगजी ने फिर से अपना काम स्टार्ट कर ही दिया था। और वो कैसे गहरे गहरे सांस ही ले रहा था और साथ में उसकी मॉर्निंग चौके बढ़ती जा रही थी। वांगजी को कभी पहले ये सब फील नहीं हुआ और ना ही कभी होशियार ने उसे ये फीलिंग दी थी। ये पहली बार ही था जब वो ये सब फील कर रहा था। और होशियार भी तो आज जैसे पूरा का पूरा रोमांटिक किताब का कोर्स ही करके आया था, वैसे ही उसको किसीज और बाइट और किस दिए ही जा रहा था। और होशियार के इतने सारे प्यार पे तो वांजी की आंखों से आंसू ही निकल रहे थे और फिर उससे कितना ज़्यादा पेन भी होना शुरू हो गया था उसके लोअर बॉडी पार्ट में। प्लीज़ डू समथिंग, आई कांट कंट्रोल नाउ, उसने बोल ही दिया था। इतना भी क्या ही बर्दाश्त करे आप, और कितना ही करे। करूँगा ना, मैं सब करूँगा, अपनी प्यारी वाइफ के लिए सब ही तो करूँगा। और वैसे भी मुझे भी आप छोटू छोटू से बच्चे चाहिए। वो शान ने ऊपर होके फिर प्यार से बोला था और वो फिर से अब उसकी चीक्स पे किसी कर रहा था और उसके गिरते हुए आंसुओं को जैसे उसने अपने अंदर ही पी लिया था। बिल्कुल नहीं रो तुम, बिल्कुल भी नहीं, ये कुछ गलत नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो, बस एंजॉय करो। हाँ एंजॉय करो। जब भी हर भूजे के ऊपर छुरी गिरती है तो दर्द किसको होता है? हर भूजे को। छुरी को क्या है, वो तो इधर से उधर डांस करती और काटती फिरती जाएगी। उसने गुस्से से ही बोला था। हाँ तो छुरी को मज़ा आता है ना, तो अगर हरभूजा भी थोड़ा कटने का मज़ा ले ले तो क्या ही चाहता है हरभूजे का। वैसे भी कटना तो उसने है ही, खुशी से कटे या रो पीट के तो अच्छा नहीं है। खुशी खुशी थोड़ी खुशी छुरी को भी दे दे। वो श्यान ने उसकी बात जैसे उसी के मुंह पे मार दी थी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से ही लेकिन वांगजी के अंदर आभूत को एंटर करने की कोशिश कर ही रहा था। लेकिन ये क्या, वांगजी को तो पेन हो रहा था और उसने एकदम से जैसे चीख ही मारी थी। और अम्मी जान के हस्बैंड एकदम से बोले थे, अरे बेटा तुम ठीक तो हो, कोई चोट तो नहीं लग गई तुम्हें? अंकल ये बिल्कुल ठीक है, ये बात उठने लगा था, इसके पाँव पे चोट लग गई है, कुछ मसला नहीं है, मैं हूँ ना, मैं इसका ख्याल रख लूँगा, आप आराम से सोएं। वो शान ने जल्दी से बोला था और वांगजी फिर अब दोबारा से बेड पे गिर ही चुका था। ये रास्ता जो मैंने 5.5 साल पहले खोला था फिर से बंद हो चुका है। हाँ तो जब इतनी देर तक कोई आए जाएगा नहीं तो बंद ही होगा, वांगजी ने भी गुस्से से ही बोला था। चलो फिर से खोल लेंगे, नहीं खुला तो फिर नई चाबी तो है ही नहीं, पुरानी से काम चलाना पड़ेगा। जोर लगा के सही, धक्का लगा के सही, लेकिन मैं इसको खोल के रहूँगा, वो शियान बोल रहा था। और फिर एकदम जैसे उसने अपनी पूरी फोर्स के साथ ही वांगजी के अंदर खुद को पुश कर ही दिया था और वांगजी की एक और चीख निकली थी और अब की बार तो वो पूरा का पूरा उछल के दोबारा से बेड पे गिर ही चुका था। और
एक तो चीख और ऊपर से उछलने की आवाज़ सुन के और फिर बेड की आवाज़ सुन के तो सब ही एकदम से बोले थे, अरे क्या हुआ? ज़्यादा चोट लगी है क्या? हाँ, वो मैं इसको दोबारा से जब बिठाने की कोशिश कर रहा था, ये अंधेरे की वजह से गिर ही गया। कोई मसला नहीं, आप लोग आराम से सोएं। वो शान ने फिर से उन्हें चुप करवा दिया था और वो सारे बेचारे चुप करके सो ही गए। और आमना भी वो तो कब से ही बस सोने का ड्रामा ही कर रही थी। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनके ये बेटे यहाँ पे आके ये कारनामे शुरू कर देंगे। वांगजी पास ऐसे ही अब अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश ही कर रहा था। ओह! मेरी प्यारी वाइफ बोबो, यू आर सो हॉट। मैं सब ठीक कर दूँगा। बस थोड़ा-सा पेन और फिर सब मज़े ही मज़े हैं, उसने बोला था और वो शान अब फिर से स्टार्ट हो ही चुका था। जो पहले थोड़ा अपनी स्पीड में काम था, फिर उसकी स्पीड बढ़ चुकी थी और बोबो का पेन भी। हाँ, मज़े से पहले ये सज़ा जो मिल रही है, ये कहाँ जाएगी? वो ऐसे गुस्से से बोल रहा था और वो कैसे ही अपने दाँतों तले अपनी ज़ुबान को दबा के सारे पेन को कंट्रोल किए जा रहा था। अरे! तुम उधर नहीं, इधर फ़ोकस करो ना, मेरे ऊपर। वो फिर से अब उसको किस कर रहा था और अब की बार उसने वांगजी के साथ इंटीमेट होते-होते उसे न जाने कितनी किसेस की थी और जब भी वांगजी को ज़्यादा पेन होता था, वो एकदम जैसे उसके लिप्स पे बाइट कर ही लेता। मेरा खून पियोगे क्या कहीं के वैम्पायर? हाँ, बिल्कुल। आप मेरा खून निकाल सकते हैं तो मैं क्या पी नहीं सकता? ओह डोंट वरी, कोई भी खून नहीं निकला है। मैं सब सही कर दूँगा, मुझे सब आता है, सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे बातों-बातों में सही, वो शियान ने एकदम से जैसे खुद को बोबो के अंदर ही रिलीज़ कर दिया था और बोबो को जैसे अपने अंदर कुछ फ़ील ही हो रहा था। ये क्या? अरे! बोला था ना हमारे बच्चे हैं और क्या? तो आपने इनको बाहर क्यों नहीं निकाला? अरे! क्योंकि आप इनके बाहर नहीं बल्कि अंदर जाने का टाइम है और तुम कब तक इन्हें बाहर ही निकलवाते रहोगे? कैसी बुरी माँ हो तुम? हाँ, वो तुम्हारे अंदर आना चाहते हैं, फिर तुमसे बाहर आ जाएँगे। फ़िलहाल उन्हें अपने अंदर ही रखो। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं रखूँगा। और इसके साथ ही वांगजी ने भी रिलीज़ कर दिया था। हाँ, हाँ, मैंने निकाल दिए। डोंट वरी, मेरे बच्चे अंदर हैं, ये तो तुम्हारे वाले थे जो निकल गए। चलो मैं इनको साफ़ कर देता हूँ। वो शान अब वैसे ही टिश्यू से उसे साफ़ किए जा रहा था और फिर बोबो बस ऐसे ही था, उसमें तो जान ही नहीं रही थी। जो कुछ उसके साथ हो ही चुका था और वो शान एक बार फिर से ही रेडी था और फिर वो न जाने कितनी बार ही ऐसे अपने बच्चे उसको दे ही चुका था। बोबो को तो याद ही नहीं कितनी बार उसने अपने बच्चे निकाले थे और उसके बच्चे अपने अंदर ही डाल लिए थे। ओह! आज की रात बहुत मज़े की है। मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। ये 5वां राउंड था जहाँ वो शियान ने बोला, और आपके एन्जॉयमेंट के चक्कर में मेरा कबाड़ा हो चुका है, तो तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा क्या? आ रहा है ना? उसने फिर से शरारत से उसकी तरफ देख के बोला था और बोबो पास चुप भी कर गया था। अब आप इतना आहिस्ता क्यों ही कर रहे हैं? तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा था तो मैंने कहा चलो आहिस्ता कर लेता हूँ। नहीं, फास्ट होने में ज़्यादा मज़ा आता है, उसने फिर से बोला था और फिर उसकी कैंची जैसी ज़ुबान उसे शर्मिंदा करवाई गई थी। ओके, जैसे बोबो बोलेगा उसका हस्बैंड वैसे ही करेगा। वो शियान ने अपनी ट्रेन की स्पीड फिर से बढ़ा दी थी और बोबो का प्लेन जो कि क्रैश हो ही चुका था।